हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज आप लोगों का फिर से एक मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर हम देखने वाले हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यस, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई में नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। और काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये टॉपिक काफी इजी भी होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक डिफिकल्ट भी लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट होने जैसी कोई चीजें हैं। चैप्टर को अगर हम देखो तो सीक्वेंसली काफी इजी चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है। फिर हम बेसिकली देखते हैं रूट, स्टेम और लीफ, इनके बारे में बेसिक स्ट्रक्चर इनका, इनके टाइप और उसके बाद उनका मॉडिफिकेशन, उनके यूजेस, ये काफी सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, देन सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर लाइक एंड्रोशियम, गाइनोशियम, देन सेपल, पेटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके बाद हम देखते हैं फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट, सीड एंड देन प्लांट फैमिलीज। यस, तो चैप्टर समझना काफी इजी है और डेफिनेटली मैं आपको काफी इजी तरीके से समझाऊंगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो गाइस, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाता हूं और उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। वी हैव अ लेसन नेम इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट आर द फ्लावरिंग प्लांट? Flowering plants are those plants which are able to produce flowers, and among the total all the members of a kingdom plantae, flowering plants are angiosperm plant. Kingdom plantae के अंदर 5 मेंबर्स आते हैं: algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm और angiosperm। तो इनमें से जो angiosperm है, जो फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, हम उनके बारे में उनकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करने वाले हैं। Actually there are 3 different concepts which are related to this topic. One is a morphology, second one is anatomy and third one is physiology. मॉर्फोलॉजी में स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हमारा जो एक्सटर्नल बाहर की जो पर्सनालिटी उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, इट मींस इट्स अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिजियोलॉजी, इट्स नथिंग बट द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन। नो डाउट हमारा जो चैप्टर है वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी, मतलब टाइटल जो है इसका मॉर्फोलॉजी है, लेकिन इसमें हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं देखने वाले, उस प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और प्लस उनके इंटरनल, मतलब उनके जो फंक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक रोल होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद का जो चैप्टर है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो इनके स्पेसिफिक जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्लांट एनाटॉमी, उनके बारे में दिया हुआ है। तो इस वाले चैप्टर में हम मोस्ट प्रोबेबली फोकस करेंगे मॉर्फोलॉजी की तरफ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, आई विल गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू द लेसन। यस, इंट्रो टू द चैप्टर। नाउ आई टेल यू बेसिकली प्लांट बॉडी, इफ यू पुट द सीड इनटू द सॉइल, अगर आप सीड को सॉइल के अंदर डालते हो तो सीड में से 2 पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एम्ब्रियो में से 2 पार्ट प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है प्लूमुल और दूसरा होता है रेडिकल। क्या डिफरेंस है दोनों में, प्लूमुल और रेडिकल में? प्लूमुल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ सीड और पार्ट ऑफ एम्ब्रियो व्हिच गोज अपवर्ड अबाउट द सॉइल एंड इट मेक्स अ शूट सिस्टम। अगर आप यहां पे देखिए, ये वाला हमारा है पूरा प्लांट, ठीक है। तो इसमें ये जो ऊपर का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड शूट सिस्टम एंड दिस लोअर वन इज कॉल्ड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। नाउ शूट सिस्टम is made from the plumule, which is a part of an embryo or you can say part of a seed, and root system is produced from radicle, which is a part of embryo or part of seed. प्लांट में मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब अगर प्लांट की सिस्टम को अगर हम डिस्कस करें तो 2 पार्ट्स में उनकी सिस्टम डिवाइड होती है। एक सिस्टम उनके सॉइल के ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ होती है, जिसको हम कहते हैं शूट सिस्टम, जो कि प्लूमुल में से बनता है, और एक होती है रूट सिस्टम जो कि रेडिकल में से बनता है। तो शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, प्लूमुल, रेडिकल, ठीक है। मतलब आप लोगों को शायद ऐसा भी लगता होगा कि मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ। रिपीटेशन करने का पर्पस ये है कि आप लोगों को प्रॉपर्ली कंसेप्ट बैठ जाए। शूट सिस्टम इज
produced from the plumule, which is a part of embryo or part of a seed, and root system is produced from the radicle, which is part of embryo or part of सीड। तो अगर आप सीड को जमीन में डालते हो तो पानी देने के बाद उसमें से दो पार्ट्स निकल के एक पार्ट ऊपर की तरफ जाता है जिससे पूरी की पूरी शूट सिस्टम बनती है, और एक पार्ट नीचे की तरफ जाता है जिससे पूरी की पूरी रूट सिस्टम बनती है। अब इस शूट सिस्टम में क्या होता है? दिस शूट सिस्टम हैव stem. You can see this one is the main stem. Then on the stem there will be branches. ठीक है? And on the branches there will be leaf will be there, and then there will be flower which will undergo pollination and will turn into the fruit. So flower में से क्या बनते हैं? fruit बनते हैं। तो ये ऊपर वाली shoot system का portion हो गया। अब अगर नीचे वाली system की बात करें हम root system, so root system have only roots. Root system have only roots, but not our roots are further divided into category. Like these are the primary roots. Yes, these are the primary roots. Branches coming from the primary roots are generally called secondary root, and branches coming from the secondary root are tertiary root. Branches coming from primary roots are called secondary root, and branches coming from secondary root are called as a tertiary root. All these branches of a roots are totally engaged in the absorption of water along with the mineral ions. Together we called it as a sap. ठीक है? ये जो रूट होते हैं, रूट के दूसरे मतलब रूट्स के अलावा ग्राउंड में प्लांट्स के कोई भी पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है? तो ये जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम में सबसे पहला जो रूट होता है उनको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, वो हमेशा वैसे ही रहता है। फिर प्राइमरी रूट में से जो ब्रांचेस निकलते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट में से जो ब्रांचेस निकलते हैं उनको हम कहते हैं टर्शियरी रूट। अब टर्शियरी रूट में से मान लो हजारों ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, लेकिन उन सभी को टर्शियरी रूट ही कहा जाता है। बेसिकली अगर आप मोस्ट प्रोबेबली पीपल का पेड़ देखो, ठीक है, इफ यू सी दी बनियन ट्री, देन यू विल सी दैट बनियन ट्री और कोई भी प्लांट कह लो, मोस्ट प्रोबेबली जो गर्थ में ज्यादा बड़े होते हैं ना, उनके रूट भी इतने डीपली फैले होते हैं, हॉरिजॉन्टली फैले होते हैं। रूट के भी टाइप होते हैं, यस, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, आई टेल यू दैट, डोंट वरी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली, इन स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने के लिए, इन स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमारा पूरा लेसन है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू अवर लेसन। आई वुड लाइक टू टेल यू, stem is the main portion of the plant. Stem is the main portion of plant just because branches are hold on stem, leaf are hold on the branches, and flowers are also coming on the branches and fruits are produced from the flower. So most probably सबसे important चीज जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ वो होता है स्टेम, और ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जो होता है वो होता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम प्रोवाइड all the mineral and water required by the plant body. प्लांट की बॉडी को जितना रिक्वायर मिनरल और वाटर चाहिए होता है वो पूरा का पूरा रूट सिस्टम के थ्रू ही मिलता है, और ऊपर की जो सिस्टम है वो स्टेम के ऊपर ज्यादा डिपेंड होती है, क्योंकि स्टेम के ऊपर ब्रांचेस आते हैं, ब्रांचेस के ऊपर लीफ आती है तभी तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, और जैसे ही फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट के अंदर फूड मटेरियल भी तैयार होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, और वो पूरा प्लांट बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इंट्रोडक्शन। यस, हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रूट सिस्टम के बारे में। स्पेशली मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्शन तो बता दिया, अब हम स्पेशली रूट सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पेन टैबलेट के थ्रू आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूँ। यस, लेट्स स्टार्ट विद दिस रूट सिस्टम। सो मैंने आपको अभी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया, तो आपको रूट और शूट सिस्टम के बारे में बेसिक तो अभी पता चल ही गया है। चलिए आज डिटेल में स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बेसिकली द रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम में मेन पोर्शन के कौन है? रूट सिस्टम इज नथिंग बट द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम, एंड मेन पार्ट इन द रूट सिस्टम इज नथिंग बट रूट। तो रूट के बारे में डिटेल में स्टार्ट करते हैं। What is root? How can you define the root? So root can be defined as
इट इज नथिंग बट द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट क्या है? रूट प्लांट का एक अंडरग्राउंड पार्ट है जो रेडिकल पोर्शन में से प्रोड्यूस होता है। रूट प्लांट सिस्टम का एक अंडरग्राउंड पार्ट है जो रेडिकल पोर्शन में से प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक बंदे ने पूरा एक छोटे से प्लांट को जमीन में से निकाला हुआ है और उसकी रूट सिस्टम को बताया हुआ है डायग्राम में। तो ये है पूरा रूट, और अगर हम इसे कहें तो ये पूरा का पूरा रूट सिस्टम है। ठीक है, तो ये रूट सिस्टम, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो इट इज अंडरग्राउंड। क्या है ये? इट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट which is produced from radical part of seed। सीड का जो रेडिकल पोर्शन होता है उसमें से निकला हुआ जो पोर्शन है, जो प्लांट के सिर्फ नीचे के हिस्से में, मतलब ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में ही होता है, उसे हम कहते हैं रूट, या तो उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। नाउ बेसिकली अगर आप रूट सिस्टम के कुछ फीचर्स देखो तो आपको फीचर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यस, इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ रूट, सो से अबाउट फीचर्स ऑफ रूट। तो रूट के क्या फीचर्स हैं ये देखिए, ये 3 फीचर्स आपको काफी इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। लाइक रूट आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। मैं आपको बताता हूं इनका मतलब। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मीन्स क्लोज टू सॉइल, करेक्ट है ना? रूट क्या होते हैं? रूट जमीन के अंदर होते हैं, मतलब ये सॉइल से कनेक्टेड होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। अगर रूट उनके करीब है, उनके क्लोज है, तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव, लेकिन अगर उससे दूर है तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। जैसे स्टेम क्या है? स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। जियोट्रॉपिक मतलब सॉइल, क्लोज टू द सॉइल। सो रूट आर क्लोज टू द सॉइल, देयरफॉर दे आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, एंड देन दे आर पॉजिटिव hydrotropic. Hydrotropic means close to the water. So is they are close to water? Yes. So just because they are close to water, they are considered as hydrotropic. And then third one is root are negative phototropic. अब इसका मतलब बताइए, क्या मतलब होता है? फोटोट्रॉपिक का मतलब लाइट। सो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मीन्स अवे फ्रॉम लाइट, यू कैन से अवे फ्रॉम सनलाइट। तो रूट सॉइल के अंदर होते हैं, इसके लिए हम उनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और रूट वाटर के करीब होते हैं, इसके लिए हम उनको कहते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। लेकिन रूट की तरफ सनलाइट नहीं आती है, इसके लिए हम उनको क्या कहते हैं? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो ये बेसिक थिंग्स हो गए रूट का डेफिनेशन और उसके बेसिक फीचर। अब हम ये बात करें, basically if you talk about the root, so root have one primary branch. Yes, primary branch, and branches coming out of primary branch are generally called secondary branch. You can see several secondary branches are there. मतलब रूट का जो सबसे पहली ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, और उसमें से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। अब ये जो सेकेंडरी रूट में से जो ब्रांचेस निकल रही हैं इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे टर्शियरी रूट। सो दिस बिकम्स primary root, yes, this becomes secondary roots, and then this becomes tertiary roots. So branches of primary is called secondary root, branches of secondary is called tertiary root. एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए, जो tertiary root होते हैं, yes, जो tertiary root होते हैं, tertiary root ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज में डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने के बाद उनमें से नए रूट्स फॉर्म होते हैं। सो टर्शियरी रूट कैन अंडरगो डैमेज इन जस्ट ओनली 10 to 15 डेज एंड दे कैन रीफॉर्म, मींस दे कैन न्यू रूट्स कैन आल्सो फॉर्म। सो दिस इज आई हैव गिवन यू द डेफिनेशन of root or root system, and then some features of root system, and then parts of root. Parts of root I mean to say branches of roots. अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रूट देखने के लिए, लेकिन टाइप्स ऑफ रूट देखने से पहले मैं आपको कुछ फंक्शंस एक्सप्लेन करता हूं। लाइक
what are the functions of root system? So I would like to tell you here three main functions. Yes, first function, that is absorption of water प्लस मिनरल. रूट का मेन काम है वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करना. टुगेदर वी कॉल्ड इट एज अ सैप. सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल टुगेदर इट इज सैप. सो प्लांट को, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को वाटर और मिनरल की जितनी भी जरूरत होती है वो पूरा का पूरा रूट सिस्टम द्वारा ही मिलता है उनको. सो कंजम्पशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और यू कैन से सैप, इट इज डन बाय द रूट सिस्टम. सेकंड is, you can say, fixation of plant thallus in you can say in ground. It is also the function of root. yes, अब ये देखिए, ये जो पूरा प्लांट है, मतलब ऊपर का जितना भी प्लांट का हिस्सा होता है वो तभी स्टेबल रहता है जब उसके जड़ें, मतलब उनकी रूट काफी स्ट्रांग हो. तो रूट जितने अंदर डीपली जाएंगे इतना ही प्लांट ऊपर स्टेबल रहेगा. यस, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू, रूट कैन ऑल्सो गो सम मॉडिफिकेशन. अब मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस. इन्वायरमेंट के बदलते रूट अपने अंदर में कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं. जस्ट लाइक दे कैन अंडरगो मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज लाइक कैरेट, रेडिश, beetroot. They can undergo modification for support like tilt root, stilt root, bignonia root, and even though जैसे शुगर कैन में रूट्स होते हैं, even though prop रूट्स होते हैं. तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं रूट्स के. सबसे पहले वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करना, दूसरा प्लांट बॉडी के थैलस को जमीन में फिक्स करना, और तीसरा होता है मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज भी हो सकता है, सपोर्ट भी हो सकता है. मैं आपको पूरा मॉडिफिकेशन ऑफ फूड एंड सपोर्ट ये आपको एक्सप्लेन करूंगा आप थोड़ी देर में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रूट की तरह. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउ टाइप्स ऑफ रूट. आपने सुना है कभी टाइप्स ऑफ रूट? क्या होते हैं ये? कम ऑन गाइस, हैव यू हर्ड अबाउट टाइप्स ऑफ रूट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट? सी, बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ रूट. वन इज अ टैप रूट, सेकंड वन इज एडवेंटिशियस रूट. वन इज टैप रूट, सेकंड वन इज एडवेंटिशियस रूट. I'll tell you दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले ये सीड है और ये सॉइल का लेयर है. सीड में से दो पार्ट्स निकलते हैं. एक पार्ट होता है प्लूमुल जिसमें से शूट सिस्टम बनता है, जो हमें इस वक्त डिस्कस नहीं करना है, और दूसरा होता है रेडिकल जिसमें से रूट सिस्टम बनता है. तो टैप रूट को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ट्रू रूट्स. टैप रूट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रू रूट्स. Yes, and adventitious roots are also known as the pseudo roots or false roots. तो पहले देखिए true roots. The root which are produced from radical part of a seed is called true root, also known as a tap root. मतलब ऐसे रूट जो कि प्लांट के रेडिकल में से बनते हैं उनको हम कहते हैं ट्रू रूट या तो टैप रूट. और जो रूट प्लांट के कोई भी हिस्से में से बनते हैं लेकिन रेडिकल में से नहीं बनते हैं तो उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट. डिफरेंस समझ लीजिए. द रूट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी, इट इज कॉल्ड ट्रू रूट. द रूट विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम radical part of a plant body is called true root, and the root which are produced from any other part of a plant body but not from radical, it is called adventitious root. जो रूट प्लांट के रेडिकल में से बनते हैं उनको हम कहते हैं टैप रूट, उन्हीं को ही हम कहते हैं ट्रू रूट. और जो रूट प्लांट के कोई भी अलग पार्ट्स में से बनते हैं लेकिन वो रेडिकल में से नहीं बनते हैं तो हम उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. तो ये दो रूट्स के पहले तो टाइप बन गए. अब ये देखिए, टैप रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डाइकोट प्लांट. डाइकोट प्लांट में हमें टैप रूट दिखते हैं और मोनोकोट प्लांट में हमें कौन दिखते हैं? मोनोकोट प्लांट में हमें ऑलमोस्ट एडवेंटिशियस रूट्स दिखते हैं. अब टैप रूट्स आर ऑलमोस्ट ग्रोइंग वर्टिकली मोस्ट प्रोबेबली. टैप रूट के जो प्राइमरी ब्रांच होते हैं वो वर्टिकली ग्रो होते हैं, मतलब जो प्राइमरी ब्रांच है वो वाले. और उनमें से जो सेकेंडरी ब्रांचेस निकलते हैं या तो टर्शरी ब्रांचेस निकलते हैं वो वाले हॉरिजॉन्टली ग्रो हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ब्रांच वो ऑलमोस्ट वर्टिकली ग्रो होते हैं. ये देखिए, ये प्राइमरी ब्रांच है, ये वर्टिकली नीचे 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 की तरफ ही जा रही है, लेकिन उनमें से जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो
अलग अलग दिशा में, मतलब हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है। और लेकिन आप मोनोकोटिलोडोनस में अगर देखो तो इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, स्पेशली हॉरिजॉन्टली ज्यादा स्प्रेड होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ज्यादा स्प्रेड होते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज, टैप रूट्स आर स्ट्रॉन्गर एंड दे आर थिकर एंड एडवेंटिशियस रूट्स आर थिनर एंड दे आर वेरी यू कैन से डेलिकेट। एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं वो काफी सॉफ्ट होते हैं, वो डेलिकेट होते हैं और वो फाइब्रस होते हैं, हेयर जैसे। लेकिन टैप रूट जो होते हैं वो थिक होते हैं काफी, और थिक होने के कारण उनकी डीप तक जाने की उनकी एबिलिटी भी ज्यादा होती है। सो दिस इज अबाउट basic things about the types of a root, functions of root and features of root. Hello friends, so now we are going to discuss about the parts of a typical root. So these are the 5 parts of a typical root. This is the basic thing about the root. ये देखिए root का basic structure है। Most probably root मैं आपको पेन टैबलेट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो root है ये primary branch, this is the primary branch of root. Primary branch is almost you can say primary branch is almost vertical, तो ये vertical branch होती है, and branches coming from the primary branches may be the horizontally growing and branches coming from secondary branch is also horizontally। तो पहली ब्रांच में से जो ब्रांचेस निकलते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस, और सेकेंडरी ब्रांचेस में से जो तीसरी वाली ब्रांच निकलती है उनको हम कहते हैं टर्शियरी ब्रांचेस, और ये टर्शियरी ब्रांच में से जितने भी ब्रांच निकलते हैं उनको हम सबको टर्शियरी ब्रांच कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ रूट। बेसिकली a root is divided into 5 main parts, like a first one is the root cap, then area of cell division where meristematic cells are available, yes, and then area of cell elongation, area of differentiation, area of a root hair, we also called area of absorption, area of absorption। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब चीजें। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट रूट कैप। टाइम वेस्ट हम कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। रूट कैप क्या है? रूट कैप इज द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द रूट विच इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर एंड टैपरिंग। ये क्या है? ये है टैपरिंग। टैपरिंग का मतलब क्या होता है? पॉइंटेड होता है। तो ये ट्रायंगुलर भी है और टैपरिंग भी है। रूट में सबसे जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो होता है रूट कैप, जो ट्रायंगुलर भी होता है, टैपरिंग भी होता है, मतलब पॉइंटेड होता है। इसके मेन 2 फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन टू रूट फ्रॉम बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से बचाना रूट को, ये उनका मेन फंक्शंस होता है। अब इनसे जस्ट 1 mm ऊपर एरिया होता है एरिया ऑफ सेल डिवीजन। अब इस एरिया को हम एरिया ऑफ सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? जिसे आप लोगों को पता है कि प्लांट में मोस्ट प्रोबेबली मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं वो होते हैं डिवीजन करने वाले, मेरिस्टेमेटिक सेल। और प्लांट में और कोई भी सेल डिवीजन नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक सेल कैन डू सेल डिवीजन। तो रूट कैप के बाद कौन सा एरिया आता है? एरिया ऑफ सेल डिवीजन। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कौन से सेल्स अवेलेबल होते हैं? यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल अवेलेबल होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? सेल डिवीजन। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं और ये सभी के सभी सेल्स सेल डिवीजन करते हैं। ये कहाँ होते हैं? रूट कैप के 1 mm ऊपर जो सेकंड एरिया होता है उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ अ सेल डिवीजन। और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करते रहते हैं। और जितने भी नए नए सेल्स बनते हैं वो सेल्स सब कहाँ जाते हैं? वो सेल्स सब ऊपर की तरफ जाते हैं। और ऊपर जाने के बाद ये अरेंजमेंट दिखती है हमें, ये देखिए सब ये सेल्स ऊपर जाते हैं, ठीक है। और ये सेल्स ऊपर जाने के बाद ये एरिया काफी बड़ा हो जाता है और ये बड़े से एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ elongation. Yes, so at the beginning there is a area we called root cap and then there is a area of cell division where meristematic tissues are available. Meristematic tissue जो नए सेल प्रोड्यूस करते हैं वो नए सेल्स ऐड होने के बाद ऊपर का एरिया बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेल elongation. Elongation means to increase. Elongation का मतलब होता है बढ़ना, increase, ठीक है। उसके बाद जो पोर्शन आता है वो होता है रूट हेयर,
जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसे? एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं रूट हेयर। अब ये रूट हेयर देख लीजिए, रूट हेयर्स बेसिकली 10 to 15 डेज में रिन्यू होते हैं, मतलब 10 to 15 डेज में ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद नए फॉर्म होते हैं। सो दिस इज द बेसिक फीचर्स अबाउट द रूट हेयर, that within a 10 to 15 days they damage and they reform. And then final last area of a differentiation, also called area of maturation. Area of differentiation also called area of maturation. Why we called area of differentiation maturation? यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो सेल पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम में से कन्वर्ट होके बाद में प्लांट के पार्ट्स बनते हैं, लाइक एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, जनरल कोर्टेक्स, पेरीसाइकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बाहर की स्टेम पोर्शन बनता है, तो इसके लिए हम कहते हैं एरिया ऑफ डिफरेंशिएशन, आल्सो कॉल्ड एरिया ऑफ मैच्योरेशन। सो दिस इज अबाउट टिपिकल पार्ट्स ऑफ अ रूट। So guys, now I'm going to teach you about the modification of roots. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिकली रूट के मेन दो फंक्शंस होते हैं। पहला, absorption of water and mineral from the ground and transfer to the topmost part of plant body. सॉइल में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट के ऊपर के पार्ट्स में ट्रांसफर करना, ये मेन फंक्शन होता है रूट का। दूसरा मेन फंक्शन होता है प्लांट के थैलस को, मतलब मेन पोर्शंस को जमीन के अंदर फिक्स करना, सॉइल के अंदर फिक्स करना, ये सेकंड फंक्शन होता है। लेकिन उससे बढ़कर भी और एक फंक्शन रूट परफॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, तो क्या होता है मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस। प्लांट अपने बॉडी में कुछ चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस होने के बाद प्लांट कुछ सक्सेसफुल वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन स्टोर द फूड मटेरियल इनसाइड द रूट, दे कैन स्टोर फूड मटेरियल लाइक अ कैरेट, लाइक अ बीट रूट, लाइक अ रेडिश। दिस रूट कैन ऑल्सो अंडरगो फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे पॉसिबल होता है। सो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दो टाइप के रूट होते हैं, एक होते हैं ट्रू रूट और एक होते हैं टैप, एक होते हैं एडवेंटेशियस रूट। ट्रू रूट को ही हम बेसिकली टैप रूट कहते हैं। तो टैप रूट भी मॉडिफिकेशन दिखाते हैं और एडवेंटेशियस रूट भी मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। आइए चलिए दोनों का मॉडिफिकेशन देखते हैं डिटेल में। So guys, this is modification of a tap root for the purpose of food storage and for the purpose of respiration. अब मॉडिफिकेशन का सबसे पहले मतलब देखिए, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। जैसे बारिश के सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं, ठंडियों की सीजन में हम स्वेटर पहनते हैं और गर्मियों की सीजन में हम बेसिकली कूलर और एसी यूज करते हैं। तो ये हम हमारी बॉडी में चेंजेस करते हैं, आसपास के वातावरण में चेंजेस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम अपने आसपास के वातावरण में हम अपने आप को एडजस्ट कर पाए। चेंजेस मीन्स मॉडिफिकेशन। रूट्स आर ऑल्सो अंडरगोइंग चेंजेस, रूट्स आर ऑल्सो अंडरगोइंग मॉडिफिकेशन। First, they are undergoing modification for the purpose of storage food, and second, they are undergoing modification for the purpose of respiration. So this is tap root which are undergoing for food storage and respiration. Let's start with first food storage. Yes. So tap root for the food storage. In this, there are three examples. First example fusiform, second one conical, and third one napiform. पहले fusiform देखिए। fusiform का example होता है reddish, ठीक है, इसका example होता है रेडिश। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं। फ्यूजिफॉर्म इज अ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ अ रूट इन विच बेस पोर्शन इज अ बल्की एंड बल्जी स्वेलो एंड अपेक्स पोर्शन इज अ टैपरिंग। अपेक्स पोर्शन इज अ टैपरिंग, पॉइंटेड। टैपरिंग का मतलब होता है पॉइंटेड। तो इनका जो बेस पोर्शन होता है वो स्वेलो पोर्शन होता है और जो अपेक्स होता है वो टैपरिंग होता है। कुछ कुछ रेडिश में तो हमें ये भी स्वेलो पोर्शन दिखता है, लेकिन अगर एकदम नीचे की तरफ देखें तो ये टैपरिंग होता है। एग्जांपल ऑफ फ्यूजिफॉर्म इज अ रेडिश। साइंटिफिक और बोटेनिकल नेम ऑफ रेडिश इज अ रैपेनस सटाइवस। रैपेनस सटाइवस। मैं आपको एक्सप्लेन करना एक चीज, ये देख लीजिए। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको पढ़ा एनसीईआरटी रहा हूं, सीबीएसई पढ़ा रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में नहीं, थोड़ा डिटेल में जाके। फिर आप चाहते हो तो उसमें से छोटे से पॉइंट कलेक्ट कर लो, आप चाहते हो तो डिटेल में ही समझ लो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ हम फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल देखें रेडिश, तो आप उतना भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा और ज्यादा टाइम देके डिटेल में देखते हो, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू।
Yes. So example of fusiform is a radish. Botanical name is a Rapanus sativa. Second one, conical. Conical is also the underground modification of a root. Conical is also the underground modification of root in which this root becomes a swallow, bulky. It is swallow from the base and fully tapering from the apex. Example of this conical is a carrot. Scientific name of carrot is a Ducus carota. कॉनिकल का एग्जांपल होता है कैरेट, जो ऊपर की साइड में बल्की होता है और नीचे के साइड पे टैपरिंग होता है और पूरा का पूरा फूड स्टोरेज करने के लिए कॉनिकल होता है. कॉनिकल का एग्जांपल है कैरेट मतलब गाजर, जिसे साइंटिफिकली ड्यूकस कैरोटा कहते हैं. तीसरा नेपिफॉर्म. नेपिफॉर्म इज आल्सो द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ अ रूट इन व्हिच total beet root, you can say nepiform becomes a bulky and bulgy. It store maximum food material, but it also develop a hair-like apex, which is a tapering. Example of a nepiform is a beetroot or beet. Botanical name is a Beta vulgaris. नेपिफॉर्म ये सेंटरी फुल्ली बल्की पोर्शन होता है और इसमें से एक अपेक्स निकलता है, मतलब एक टैपरिंग अपेक्स निकलता है जो कि काफी हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, पतला धागे जैसा होता है. और नेपिफॉर्म का एग्जांपल है बीट रूट, जिसे बीट कहते हैं, सलाद में जो खाया जाता है, जिससे खून भी बढ़ता है, आयरन ज्यादा उसके कारण. और इनका बॉटनिकल नाम होता है बीटा वुल्गारिस. यस, सो ये तीनों के तीनों है यस टैप रूट फॉर द पर्पस ऑफ फूड स्टोरेज. फ्यूजिफॉर्म radish, conical carrot, nepiform beet. Coming to the nematophore for the purpose of respiration. अब ये देख लीजिए, ये डायग्राम देख लीजिए पहले. This is the salty area, also called marshy area. जहाँ पे कीचड़ होता है या तो जहाँ पे काफी ज्यादा सॉल्ट होता है, सॉल्ट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जिस जगह पे काफी ज्यादा होता है, तो वहां के जो प्लांट होते हैं उनके रूट सॉल्ट के अंदर रेस्पिरेशन नहीं कर पाते. यस, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, रेस्पिरेशन नहीं कर पाते. फिर ये रूट क्या करते हैं, ये रूट जमीन में से बाहर निकलते हैं पॉइंट की तरफ. ऐसे हमें लगता है कि कांटे हैं. दे आर लुकिंग लाइक अ स्पाइन बट दे आर नॉट स्पाइन, दे आर एक्चुअली द रूट ऑफ अ प्लांट. Nematophore. What are the nematophore? There are certain plant which found in a salty and marshy area. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सॉल्टी और मार्शी मतलब सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं. These plants are called as a mangrove plants. What we call them? We call them as a mangrove plants. They are also known as a halophytes. What are halophytes? The plant which found in a salty or marshy area, they are called as a halophytes. They are also called as a mangrove plant. इन प्लांट के रूट जो सॉइल में होते हैं वहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होने के कारण, आप समझ लीजिए ये प्लांट है और ये उनके रूट है, तो यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण ये सॉइल के ऊपर आ जाते हैं. क्यों? ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके. ठीक है, सॉल्ट के अंदर वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, इसके लिए वो सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, सॉल्ट से बाहर आ जाते हैं, सॉइल के ऊपर आ जाते हैं और वहां पे रेस्पिरेशन करते हैं. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि अगर ये रूट सॉइल से ऊपर आ जाएंगे तो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? तो इन रूट के ऊपर एक छोटे से होल्स होते हैं और इन होल्स को हम क्या कहते हैं? नेमेटोफोर्स. क्या कहते हैं? नेमेटोफोर. ये नेमेटोफोर्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. क्लियर एवरीवन? They are doing respiration through the small opening. They are called as a nematophores. So nematophore for the purpose of respiration, they are found in the which plant? Mangrove plant, which are also known as a halophyte. Means plant which found in the salty area, they are called halophytes. So guys, this is modification of adventitious root. मैंने आपको adventitious roots का मतलब बताया हुआ था. जो रूट रेडिकल को छोड़ के बाकी कौन से भी प्लांट के कौन से भी पार्ट्स में से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं एडवेंटेशियस रूट. द रूट विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी बट नॉट फ्रॉम रेडिकल, दे आर कॉल्ड एज एडवेंटेशियस रूट्स. ठीक है, तो एडवेंटेशियस रूट्स भी मॉडिफिकेशन में जाते हैं. तो ये देखिए, एडवेंटेशियस रूट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेशियस रूट फॉर द food storage and for the mechanical support. For the food storage and for the mechanical support. हमने basically tap root में भी for the food storage and second for the respiration देखा था.
तो यहाँ पे फूड स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फॉर द फूड स्टोरेज देयर आर टू एग्जांपल, वन इज अ सिंपल ट्यूबरस रूट एंड सेकंड वन फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। फेसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट, अभी सिंपल और फेसिकुलेट में डिफरेंस ये, सिंपल कभी भी सिंगल होते हैं और फेसिकुलेटेड ये डबल होते हैं, मतलब चिपके हुए होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। मान लो एक है और दूसरा उसके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है, जैसे डहलिया है, ठीक है, और एस्पेरागस है। और सिंपल में कोई सिंपल में मतलब कोई ब्रांच नहीं होते। इनका एग्जांपल है इपोमिया बटाटा, जिसे हम स्वीट पोटैटो या तो रतालू साकरू कहते हैं। तो सिंपल ट्यूबरस रूट, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट in which it grows horizontally. It has a bulky portion at the center and tapering at the both the side. सिंपल ट्यूबरस रूट ये एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज करने के लिए, और ये सेंटर में पूरे बल्की होते हैं, दोनों साइड पे टैपरिंग होते हैं और हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं। जितना वाटर और फूड मटेरियल स्टार्च को एब्सॉर्ब करते हैं वो कर सकते हैं। इनकी साइज छोटी से बड़ी भी होती है, मतलब साइज डिफाइनाइट नहीं होती है। इनके अंदर ब्रांचेस नहीं होते, इसके लिए हम इनको कहते हैं सिंपल ट्यूबरस रूट। एग्जांपल इज इपोमिया बटाटा मींस स्वीट पोटैटो। देन fasciculated tuberous root is a modification of adventitious root in which roots are producing several number of branches and they are attached to each other, therefore they are called fasciculated tuberous. So simple and fasciculated both are for the purpose of food storage. Now for the purpose of mechanical support, first one prop root, हावड़ा कलकत्ता, ठीक है, आपने सुना होगा हावड़ा एक एरिया है कलकत्ता में, और वहां पे इंडियन बोटेनिकल गार्डन है। भारत का, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन होगा तो हावड़ा कोलकाता में, जिसे हम कहते हैं इंडियन बोटेनिकल गार्डन है कोलकाता हावड़ा। वहां पे एक बनियन ट्री है 200 साल पुरानी। देयर इज वन बनियन ट्री इन दी इंडियन बोटेनिकल गार्डन एट कोलकाता हावड़ा व्हिच इज अ 200 year old, and that you can say banyan tree have around 1700 prop roots. What are the prop roots? Prop roots are the roots which are producing from the branches and they are hanging on the you can say branches. They are penetrating to the soil. They are hanging until they penetrate to the soil. So ये कैसे रूट से जो ब्रांचेस में से प्रोड्यूस होते हैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता हावड़ा में ये बनियन ट्री अवेलेबल है, जहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। यहाँ पे 1700 प्रॉप रूट्स हैं और ये रूट्स ब्रांचेस में से लटकते हैं और जमीन के अंदर तक जाते हैं। प्रॉप रूट्स, अगर आप कलकत्ता कभी जाते हो तो ये देखना मत भूलिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। सेकंड, स्टिल्ट रूट। Stilt root are the type of a root which are giving support to the some plants which are having a delicate stem. For example आप देख के समझ सकते हो। For example sugar cane, yes, Saccharum officinarum। तो शुगर केन जो होते हैं, मतलब गन्ने जो होते हैं, गन्ने बेसिकली इससे लटकते हैं जमीन से, और जमीन से इनकी हाइट काफी बड़ी होती है, और बड़ी होने के कारण एयर का प्रेशर कौन से भी साइड से आके वो गिरा सकता है नीचे। तो ऐसे न गिरे इसके लिए वो चारों साइड से ऐसे प्रोटेक्टेड होते हैं वाया रूट्स। दे आर कॉल्ड एज अ स्टिल्ट रूट, दे आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। एंड देन क्लाइंबिंग रूट्स। देयर आर सर्टेन प्लांट्स in which climbing roots are available. These roots are attached to the you can say stem portion and climb on the surface. कभी-कभी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हमें थ्रेड से या तो वायरिंग से सपोर्ट भी देना पड़ता है। They are climbing roots. So modification of adventitious root for the purpose of food storage. Example: simple tuberous root and fasciculated and mechanical support, prop root, stilt root and climbing roots. Hello friends, now we are going to discuss about the stem portion from the morphology of flowering plant. तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं कि स्टेम क्या है। स्टेम को बेसिकली हम जो पूरी प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो होल्ड करता है प्लांट बॉडी का, वो होता है स्टेम। नो डाउट रूट भी इतना ही होल्ड करते हैं, लेकिन रूट अंडरग्राउंड पोर्शन है और ये अपर ग्राउंड पोर्शन है। आइए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द अबाउट द प्लांट बॉडी एंड दिस पोर्शन इज स्टेम। क्या होता है स्टेम? स्टेम इज नथिंग बट ascending part of plant develop from plumule
ऑफ सीड। क्या होता है, देखिए ये डेफिनेशन है। स्टेम इज नथिंग बट असेंडिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। असेंडिंग मींस विच इज अबव द ग्राउंड, जो सॉइल के ऊपर है उसे हम कहेंगे असेंडिंग पार्ट। सो स्टेम इज नथिंग बट असेंडिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द प्लूमल ऑफ अ सीड। हमने बेसिकली सीड को सॉइल में सोन किया हुआ था, और सीड के अंदर दो पोर्शंस होते हैं। सीड के अंदर एक्चुअली एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो में से दो पोर्शन निकलते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लूमल। तो प्लूमल में से क्या बनता है, शूट सिस्टम, और रेडिकल में से क्या बनता है, बेसिकली रूट सिस्टम। सो ये बेसिक सिंपल से डेफिनेशन है। स्टेम प्लांट का असेंडिंग पोर्शन है। असेंडिंग पोर्शन जो सॉइल के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं असेंडिंग पोर्शन। सो स्टेम इज नथिंग बट असेंडिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी व्हिच इज डेवलप्ड फ्रॉम द प्लूमल ऑफ अ सीड और प्लूमल ऑफ अ एम्ब्रियो। आप जो भी कहो एक ही मतलब निकलता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो है, तो प्लूमल निकलता किस में से, निकलता वो एम्ब्रियो में से, लेकिन हम उसे सीड में से कह सकते हैं बिकॉज एम्ब्रियो सीड के अंदर ही तो है, ठीक है। सो स्टेम प्लांट का वो वाला हिस्सा है जो सॉइल के ऊपर आता है, और ये प्लूमल में से डेवलप होता है, इसे हम कहते हैं स्टेम। अगर हम स्टेम के बारे में बात करें, कुछ अगर हम फीचर्स डिस्कस करें, सो आई वुड लाइक टू टेल यू फीचर्स ऑफ स्टेम। बेसिकली स्टेम इज front to the sunlight, so it is facing to the sunlight, so we are calling it as a positive phototropic. What is phototropic? Close to the light. स्टेम सनलाइट को फेस कर सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। अब स्टेम सॉइल से काफी अलग है, मतलब सॉइल से दूर है। सॉइल से करीब कौन है, सॉइल के पास में कौन है, रूट, लेकिन स्टेम करीब नहीं ना, स्टेम दूर है, तो इसमें क्या कहेंगे, स्टेम इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक। नेगेटिव जियोट्रॉपिक मींस away from soil. Stem is away from the soil. Stem is away from the soil. Root is close to the soil, but stem is away from the soil. So we will call stem is a negative geotropic. And then third, stem is negative hydrotropic. What is meant by negative hydrotropic? Hydrotropic means water. Negative means away. So it is away from water. अब आप में भी ये भी गेसिंग कर सकते होंगे, मतलब ऐसे भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते होंगे कि स्टेम के अंदर वाटर तो आता है, जो वाटर रूट के थ्रू एब्सॉर्ब किया जाता है, वाटर और मिनरल, वो ऊपर स्टेम के थ्रू ही तो जाता है, लेकिन स्टेम के थ्रू जाना और स्टेम को पानी के अंदर रहना, इसमें काफी अंतर है। स्टेम इज द सेंटर प्लेस where water is moving from root to the aerial parts of a plant body, no doubt, but stem on self is not residing in the water, no, therefore it's a negative hydrotropic. Stem is facing to sunlight, so it's a positive phototropic, means close to the sunlight. Stem is away from the soil, so it is a negative geotropic, and it is a away from the water also, and therefore it is a away from the water, it means it's a negative hydrotropic. तो सेम सनलाइट के सामने, इसके लिए मुझे कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, सॉइल से दूर इसके लिए मुझे कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक, और वाटर से भी दूर इसके लिए मुझे कहेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। तो ये वाले तीन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। अब मैं आपको ये बता दूं कि स्टेम बेसिकली प्रोड्यूसेस सिमिलर एंड dissimilar organs. Now which are the similar organ produced by stem? stem में से कौन से similar organ produce होते हैं, कौन से dissimilar organ produce होते हैं? मैं आपको बताता हूँ similar organ कौन से होते हैं। Similar organ produced from the stem are branches. Correct? Similar organ produced from stem are called branches. But dissimilar organ produced from the stem are flower, correct, fruits, and then leaves. So stem can produce a dissimilar organ, stem can produce a similar organ also. One more thing, important thing about the stem, देखो हम काफी सारा डिटेल में नहीं जा रहे हैं,
लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जा सकती है नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो मैं आपके सामने सब कवर कर रहा हूँ, सभी के सभी मैं आपको कवर कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली स्टेम इज अ नॉन ग्रीनिश इन कलर, मतलब स्टेम का कलर ग्रीन नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन कुछ हर्बिशियस प्लांट होते हैं उनके अंदर स्टेम ग्रीन होते हैं, और स्टेम मतलब प्लांट जब नया नया फॉर्म होता है, छोटा बर्ड होता है, और उस वक्त प्लांट का जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, उस वक्त प्लांट के स्टेम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब उनमें लीफ आ जाती है तो लीफ को फंक्शन दे दिया जाता है कि आप अब करो फोटोसिंथेसिस, फूड बनाओ और फूड पूरी प्लांट को ट्रांसफर करो, तो तब तक प्लांट की जो स्टेम होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, स्टेम कैन प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ अ बर्ड, स्टेम बर्ड्स। हमारे एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं और डिटेल में जाऊंगा तो आप सोचोगे सर आप तो एनसीईआरटी से काफी अलग निकल गए, तो मैं आप लोगों के साथ ही जुड़ा हूँ, आप लोगों से अलग नहीं होना चाहता, ठीक है। मैं नीट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, जो जो पॉइंट उससे रिलेटेड है मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, एकदम डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और ऑलमोस्ट इन चीजों में से कुछ पूछा भी नहीं जाता है। तो पूछा किससे जा सकता है, जो उससे रिलेटेड है। सो स्टेम बर्ड्स, जनरली स्टेम कैन प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ बर्ड, one is a vegetative bird, one is vegetative birds, and second one is you can say sexual bird. Sexual birds नाम नहीं होता है, नाम होता है reproductive bird. One is vegetative bird, second one is a reproductive bird. अब इस दोनों में क्या फर्क है देखिए, reproductive bird is a type of bird which get converted into the flower because flower is the reproductive part of a plant body, सही है। स्टेम के ऊपर दो प्रकार के बर्ड आते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव बर्ड, एक होता है वेजिटेटिव बर्ड। रिप्रोडक्टिव बर्ड मतलब फ्लावर, रिप्रोडक्टिव बर्ड मतलब फ्लोरल बर्ड होता है ना पहले छोटा सा, उस छोटा सा बर्ड मतलब कली जिसे हम कहते हैं, उससे खिलके, कली में से खिलके क्या बन जाता है, वो फ्लावर हो जाता है, मतलब फूल बन जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले जो होता है वो होता है फ्लोरल बर्ड, और फ्लोरल बर्ड का कन्वर्जन किस में होता है, फ्लावर में होता है, और फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके लिए उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव बर्ड। सेकंड टाइप आता है वेजिटेटिव बर्ड। अब वेजिटेटिव बर्ड मतलब क्या, वेजिटेटिव बर्ड वो वाले बर्ड होते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वेजिटेटिव बर्ड के फिर से चार प्रकार बनते हैं, लाइक अपाइकल बर्ड आल्सो कॉल्ड टर्मिनल बर्ड, सेकंड वन एक्सेसरी बर्ड, थर्ड वन एडवेंटिशियल बर्ड, एंड फोर्थ वन यू कैन से सस्पिशियस बर्ड। ऐसे चार प्रकार के बर्ड्स आते हैं, और ये बर्ड्स हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने आपको सिर्फ उनके एनलिस्टेड नाम बता दिए, ठीक है। तो ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा इंट्रोडक्शन था हमारा स्टेम का। मैं आपको स्टेम के चार फंक्शन बता देता हूँ डिटेल में, ठीक है, और उसके बाद हम उसके बारे में और जानेंगे, मॉडिफिकेशन जानेंगे। First function, main function of a stem is to hold the complete plant body, yes, with the support of root. मेन फंक्शन है स्टेम का कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को होल्ड करके रखना, उनके ब्रांचेस को, उनके फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, सभी चीजों को होल्ड करके रखना, ये स्टेम का मेन फंक्शन होता है, यस। रूट के सपोर्ट के थ्रू स्टेम का मेन फंक्शन होता है प्लांट को होल्ड करके रखना। सेकंड, it also give support as the passage for the transport of a water and mineral from root to the apex, and transport of a food from top to the base. So water और मिनरल को रूट से लेके ऊपर तक, और ऊपर से फूड मटेरियल को, ग्लूकोज, स्टार्च और सुक्रोज को नीचे तक लेके आने में स्टेम ये पैसेज के थ्रू काम करता है। स्टेम also gives number of important organ like a leaves for photosynthesis, flower for converting into fruit and turning into the new plant body. Yes, stem can also undergo some kind of a modification, like underground modification, yes, sub aerial modification, aerial modification. तीन प्रकार के modification stem दिखाते हैं. So this is about basic things about stem. So guys, now we are going to discuss about very important functions of stem, that is called modification of stem. अब modification का मतलब क्या होता है? modification का मतलब होता है change करना, ठीक है। अब कुछ stem ऐसे होते हैं जो fruit बन जाते हैं, यस, कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो फ्रूट जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, आप उसे कह लो वेजिटेबल बन जाते हैं, जैसे ऑनियन, यस, जैसे हम कहते हैं प्याज, ऑनियन। तो ऑनियन क्या है? ऑनियन एक प्रकार का स्टेम है जैसे हम खाते हैं, यस।
लहसुन मतलब गार्लिक और अदरक जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे काफी सारी हल्दी होती है, अदरक होती है, टर्मरिक जिसे हम कहते हैं, जिंजर जिसे हम कहते हैं, ये सभी के सभी गाइस, ये सभी के सभी स्टेम है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन है। तो स्टेम किस भी प्रकार की मॉडिफिकेशन जा सकता है? स्टेम कैन अंडरगो 3 काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। वन इज underground modification. Underground modification. Second one is sub-aerial modification, and third one is aerial modification. अभी इन तीनों में डिफरेंस क्या है? There are certain stem which are going inside the ground and working. There are certain stems which are going inside the ground, so they are showing underground modification. There are certain stems which are trailing on the soil surface, they are showing subaerial modification, and there are certain stems which are going above the soil and they are called aerial modification. कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं, इनको हम कहते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो ना तो अंडरग्राउंड होते हैं, ना तो एरियल में होते हैं, ना हवा में होते हैं, ना जमीन के नीचे होते हैं, वो जमीन के सरफेस के ऊपर होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। और कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो जमीन से ऊपर होते हैं, इनको हम कहते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं इनके एग्जाम्पल के साथ अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल मॉडिफिकेशन। So guys, first diagram we have front of us, that is a underground modification of stem. ठीक है, मतलब स्टेम के वैसे वाले मॉडिफिकेशन जो सॉइल के नीचे होते हैं उनको हम कहते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। आपने सभी के फोटोज देखे होंगे, जैसे ये है जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनल, स्टेम ट्यूबर मतलब पोटैटो, यस, ऑनियन, और है अरबी मतलब बेसिकली जिसे हम सूरन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 मॉडिफिकेशन है। पहला राइजोम। व्हाट इज राइजोम? राइजोम इज नथिंग but brownish colored horizontal underground modification of a stem. Rhizome is nothing but brownish color horizontal, brownish to greenish भी कह सकते हो। Rhizome is nothing but the brownish to greenish horizontally underground modification of a stem. This produces variety of birds. Generally, rhizome in unfavorable condition remain inside the soil, but in favorable condition it produces apical bud. If rhizome is produced horizontally, then it is called sympodial rhizome. याद रखो, if a rhizome is produced horizontally, then it is called sympodial rhizome. Example, ginger. Scientifically we call Gingiber officinal. Second example, turmeric. Scientifically we call Curcuma domestica. And third one, canna. And if a rhizome is produced vertically, then it is called monopodial rhizome. Example is lotus flower. ठीक है, ये देखिए rhizome क्या है? Rhizome brownish to greenish color horizontally grow होने वाले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में तो सॉइल के नीचे ही रहते हैं, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में सॉइल के ऊपर इनका टर्मिनल बड निकलता है। ये 2 प्रकार के मूवमेंट दिखा सकते हैं, मतलब 2 प्रकार की ग्रोथ दिखा सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, मूवमेंट नहीं, 2 प्रकार की ग्रोथ दिखाते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सिम्पोडियल राइजोम। समझ रहे? अगर ये हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं, ये देखिए जिंजर हमें कैसे दिखती है? ऐसी खड़ी दिखती है, वर्टिकली नहीं, ऐसी हॉरिजॉन्टली दिखती है ना। तो जिंजर हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सिम्पोडियल राइजोम। एग्जांपल है जिंजर, जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं जिंजिबर ऑफिसिनल। टर्मरिक, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिकली मतलब बॉटेनिकली हम कहते हैं यस कुरकुमा डोमेस्टिका, और फिर कैना। यस, और अगर ये वर्टिकली ग्रो होते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोपोडियल राइजोम। एग्जांपल इज लोटस। सेकंड वन, स्टेम ट्यूबर। Stem tuber is an underground modification of a stem which turn into the large, bulky and bulgy just because absorption of too much of a starch. It produces a small bud which are called as the eyes of a potato, or buds or nodes of potato. If you take a single buds of potato and put into the ground, it will convert into the new potato.
within just only 2.5 or 3 months. Yes guys, stem tuber, इसका एग्जांपल है पोटैटो, जिसे हम कहते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। ये एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम का, जिसमें स्टेम टोटली वाटर और स्टार्च को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और स्टार्च काफी ज्यादा हो जाने के कारण इनकी पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है। इनके ऊपर छोटे छोटे बड्स आते हैं जिनको हम कहते हैं नोड्स और या तो आईज ऑफ पोटैटो। अगर आप इनकी आईज को निकाल के रख दो और जमीन में डाल दो फिर से, तो नया पोटैटो बन जाएगा। ठीक है, तो ये है सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, एग्जांपल ऑफ स्टेम ट्यूबर। थर्ड वन, बल्ब। बल्ब के दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है ओनियन और एक होता है गार्लिक। ठीक है, बल्ब क्या है? सबसे पहले बल्ब मतलब पूरे ओनियन को बल्ब नहीं करते। आप देखो ओनियन की पहला स्किन निकाल दो, ड्राई पेपर जैसा होता है, उसके ऊपर उसके बाद दूसरी स्किन, तीसरी स्किन, ऐसे 4 5 6 स्किन होते हैं, और सेंटर में एकदम छोटा सा एक बल्ब जैसा पोर्शन होता है, उसे बोटेनिकली नाम दिया हुआ है बल्ब। ठीक है, बल्ब कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम which is covered by the outer thin papery covering, and then there are so many scaly leaves. Bulb on self does not store food material. Bulb on self does not store food material, but its scaly leaves are storing food material. Its scaly leaves are storing food material. Remember, in this there are two type of a bird. Yes, there are two type of bird. One is a onion. Now, what is that? Bulb. अभी देखिए, दो प्रकार के बल्ब मतलब क्या? फर्स्ट बल्ब होता है ट्यूनिकेट बल्ब। क्या है? ट्यूनिकेट बल्ब। ट्यूनिकेट बल्ब का एग्जांपल होता है ऑनियन। अभी ऑनियन में क्या होता है? देखिए, देयर इज अ सेंटर बल्ब एट द सेंटर, देन इट इज सराउंडेड बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेनी स्केली लीव्स, and then there is a one papery you can say shell, papery covering, outer thin papery covering. जब तक वो पेपरी कवरिंग है, बेसिकली ऑनियन तब तक है ना काफी अच्छी तरह से अच्छी वेल कंडीशन में मेंटेन किया जाता है। तो दैट इज अ ट्यूनिकेट बल्ब। एग्जांपल ऑफ अ ट्यूनिकेट बल्ब इज अ ऑनियन, एंड देन सेकंड वन इज अ स्केली बल्ब। अब स्केली बल्ब का एग्जांपल होता है गार्लिक। ठीक है, गार्लिक। गार्लिक में स्केली बल्ब क्यों कहा गया है? यू नो, गार्लिक जनरली डू नॉट फाउंड इन अ सिंगल। Garlic have so many small birds, and all these bulb unite with each other. Therefore, it is called scaly bulb. Example of a tunicate bulb is a onion, and example of a scaly bulb is the garlic. Got it, guys? Fourth one, comb. What is comb? Comb is an underground modification of a stem in which stem absorb too much of a food material, too much of a starch, too much of a heavy food material. Therefore, it becomes a much shallow and bulky. The size of this comb can be very large. Yes, so this is underground modification of stem. So guys, second diagram we have in front of us, second modification we have, that is subaerial modification. अब क्या होता है? Subaerial is a type of modification of a stem which is neither in the ground nor in the air, but it trail on the surface of a soil or sometime on the water surface also. That is why it is called subaerial modification. Subaerial वो प्रकार के modification होते हैं जो कि ना तो soil के अंदर होते हैं, ना तो soil के ऊपर होते हैं, मतलब ना तो जमीन के अंदर होते हैं, ना ही तो air में होते हैं। ये जमीन के surface के ऊपर होते हैं, और कभी-कभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जैसे ये जलकुंभी ऑक्साइड, ये वाटर के सरफेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। लेट्स टॉक वन बाय वन। फर्स्ट है रनर। रनर आपने लॉन ग्रास को सुने होंगे, मतलब जो भी गार्डन में लॉन होता है उनको हम बेसिकली कहते हैं रनर। रनर क्या होता है? रनर आर थीन ग्रीनिश हॉरिजॉन्टली प्रोस्टेट ग्रोइंग ग्रास व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम नोड नोन एज क्राउन। ये देख रहे हो, इनको हम कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं क्राउन। और एक क्राउन में से काफी सारे ग्रास प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक क्राउन में से काफी सारे ग्रास प्रोड्यूस हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि एनसीईआरटी में इनके बारे में इतना डिटेल में नहीं दिया, छोटे छोटे से एग्जांपल देके कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो मैं भी शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इतना ना लगे कि जो नहीं दिया हुआ है इतना उसके बारे में इतना क्यों डिस्कस करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप याद रखो रनर का लॉन ग्रास। ये देखिए स्टोलॉन। स्टोलॉन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ऑक्सेट एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। ऑक्सेट, दे आर आल्सो नोन एज अ रनर्स ऑफ aquatic plant.
Offset are also known as the runners of aquatic plant. They are also like a runner, but they are found on the aquatic plant. They are found on the aquatic plant and they trail on the surface of a water. स्टोलोन को हम aquatic plant का रनर भी कहते हैं, क्योंकि ये भी क्राउन जैसे कुछ ऑर्गन में से काफी सारे ग्रास प्रोड्यूस होते हैं. इसे हम ग्रास नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऑफसेट. और ये वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट होते हैं, बिकॉज इनके अंदर बेसिकली एरेनकाइमा होते हैं जो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने में इनको मदद करते हैं. एग्जांपल है जलकुंभी. स्टोलोन व्हाट आर स्टोलोन आर लेटरल ब्रांचेस ऑफ अ स्टेम which found on the surface, which trail on the surface of a soil. At the beginning they are slightly above the soil, and but afterwards they bend and connect to the soil. स्टोलोन ये एक लेटरल ब्रांचेस है स्टेम के, जो कि सॉइल के सरफेस के ऊपर ट्रेल करते हैं, सॉइल के सरफेस के ऊपर मिलते हैं, हमें पाए जाते हैं. स्टार्टिंग में ये जमीन से सॉइल के सरफेस से थोड़े ऊपर दिखते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर से सॉइल से वेल कनेक्ट हो जाते हैं. तो ये एयर से और अंडरग्राउंड से दोनों से वेल मेंटेन होते हैं, दोनों से कनेक्टेड होते हैं. एग्जांपल इसका जास्मिन और मेंथा पिपरियंटा. सकर क्या है? Sucker is a type of a subaerial modification of a stem, in which at the beginning these stem are found underground, but after some time they comes on the soil surface. So they don't go in the air, but they remains on the soil surface from underground to the subaerial. ये देखिए पहले अंडरग्राउंड में होते हैं, फिर धीरे धीरे करके थोड़े ऊपर आ जाते हैं, स्टेम पोर्शन मतलब सोइल के सरफेस पे आ जाते हैं. क्राइसेथेनम is an example of sucker. So this is second modification, subaerial. So guys, now we are going to discuss about the aerial modification of a stem. Aerial modification of stem is a type of modification of stem which is not underground, which is not on the surface, but it is in the air. That is modification called aerial modification. एरियल मॉडिफिकेशन ना तो जमीन के अंदर होता है, ना ही तो जमीन के ऊपर होता है. ये बेसिकली एयर में, हवा में, मतलब प्लांट के ऊपर के सरफेस पे होता है. इसे हम कहते हैं एरियल मॉडिफिकेशन. इनके 5 एग्जांपल हमें देखना है शॉर्ट में. पहला स्टेम टेंड्रिल. व्हाट इज स्टेम टेंड्रिल? समटाइम स्टेम मॉडिफाइड इनटू द थिन wiry coily like structure, and this is found in some plant which have a very delicate stem just to support. कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो थीन वायरी ग्रीनिश कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ऐसे प्लांट में पाए जाते हैं जिनके प्लांट की स्टेम काफी वीक होती है, तो ये उनको सपोर्ट करते हैं. इन्हें हम कहते हैं स्टेम टेंड्रिल. आपने काफी सारी जगह पे देखा होगा स्टेम टेंड्रिल. थॉर्न, कांटे जैसे स्ट्रक्चर. 2013 या तो 2015 में, इन दोनों में से आई थिंक 2013 में थॉर्न के बारे में पूछा है. बिग्नोइविला, इसे हम कैट स्नेल भी कहते हैं. So thorn is a pointed spine-like structure which is a modification of a stem in area, and it is generally found at the base of a leaves, at the base of a flower, at the base of node of a leaves, node of a flower, node of a fruit, etc., and it protects the flower, fruit and leaves from the number of grazing and browsing animals. It is a modification of stem. ये कार्टेज जैसे स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर है जो लीफ, फ्रूट, फ्लावर इनके आसपास प्रोड्यूस होते हैं, तो ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल से काफी बचाते हैं टोटल फ्लावर, लीफ और फ्रूट को. सो ये होते हैं थॉर्न. उसके बाद होते हैं फाइलोक्लेड. अब आपने देखा होगा डेजर्ट में लीफ काफी छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ताकि उनमें से ज्यादातर वाटर का इवोपरेशन ना हो पाए, वाटर का कंजर्वेशन हो सके. तो वो होता है लीफ मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो लीफ छोटी हो जाती है ताकि उनमें से ज्यादातर वाटर का इवोपरेशन नहीं हो सके. लेकिन अगर लीफ छोटी हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो ऐसे केसेस में कुछ डेजर्ट वाले प्लांट लीफ के जैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, अपना स्टेम का लीफ के जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं. वो अपने स्टेम को प्रॉपर ग्रीनिश कर लेते हैं, उनके अंदर प्रॉपरली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं और वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है. तो ऐसे डेजर्ट वाले प्लांट में लीफ में फोटोसिंथेसिस कम, लेकिन स्टेम में ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं फाइलोक्लेड. फाइलोक्लेड इज आल्सो नोन एज अ क्लेडोफिल. फाइलोक्लेड इज आल्सो नोन एज अ क्लेडोफिल. इट इज अ aerial modification of some desert plant, or you can say arid plant, in which stem take a part as a leaf, because leaf are reduced in size just to check the
evaporation of water by the transpiration. So that is phylloclade found in desert plant. What is cladode? Cladode is a, you can say, very thin. Cladode is a very thin branch of a stem which work as a stem. Most probably they becomes a greenish in color, so they can also start doing photosynthesis. बुलबिल, क्या होता है बुलबिल? ये देखिए लीफ है, लीफ के पास में एक्सिलरी बर्ड है. कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सिलरी बर्ड काफी फ्लैशी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोरेज बढ़ जाता है, और फूड स्टोरेज बढ़ जाता है तो वहां पे एक ऑर्गन के जैसा फॉर्म होता है, जैसे हम कहते हैं बुलबिल. समटाइम व्हाट हैपन, एक्सिलरी बर्ड becomes a fleshy due to the storage of more food material. This is called as a bulbil. So this is this is aerial modification of stem. So guys, I have explained you all these three type of a modification of stem. First one was underground modification of stem. Now you recall the example, like you recall the main type, like example of a underground modification. First one was rhizome, second one was stem tuber, third one was bulb, fourth one was a comb. Then subaerial modification, runner, offset, stolon and sucker. Yes, and then aerial modification. Aerial modification was of 5 categories, such as a stem tendril, thorn, phylloclade, also called cladophyll, and then cladode, and then last one was a bulbil. So this is the three different kind of a modification of stem. तो इस टॉपिक में मैंने आपको पूरा स्टेम का स्ट्रक्चर, स्टेम का इंट्रोडक्शन, स्टेम के फीचर, स्टेम के फंक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल पूरा एक्सप्लेन कर दिया. So guys, now we are going to discuss about the structure of a leaf, या आप कह लो leaves, singly और plurally leaves और leaves, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं होता है. So this is the structure of a leaf and I'm going to tell you leaf in detail. So सबसे पहले leaf क्या होता है? Leaf is the most important part of a plant body which is responsible for production of a carbohydrate, production of a sugar, production of carbohydrate by the unique process called photosynthesis, which no one can else do except plant one. Yes, leaf plant का वो वाला part है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लीफ. तो ये तो बेसिकली फीचर हुआ, लेकिन लीफ की डेफिनेशन क्या हुई? लीफ कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट dorsoventral compressed part of a plant body which is greenish in color, engage in the process of photosynthesis. लीफ प्लांट का डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से कॉम्प्रेस पार्ट है जो कि ग्रीन है कलर में, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और ये पूरा का पूरा लीफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व है. फोटोसिंथेसिस के साथ ट्रांसपायरेशन में, गटेशन में भी लीफ का ही रोल है, लेकिन मेन काम होता है लीफ का फोटोसिंथेसिस करना. डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? लीफ कैन बी डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट डोर्सो वेंट्रल compressed appendages of a plant which is engaged in the process of photosynthesis. Leaf plant का डोर्सोवेंट्रली कॉम्प्रेस पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये ग्रीन होते हैं कलर में, क्योंकि इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना. तो ये होता है लीफ. आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस सम फीचर्स ऑफ लीफ. लाइक लीफ इज पॉजिटिव phototropic, means it is close to the light, light के सामने है बिल्कुल लीफ, इसके लिए हम उसे कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. सेकंड, देन इट इज negative geotropic, means it is away from the soil, and negative hydrotropic, means away from the water. Leaf is front to the sunlight, therefore it is positive phototropic, but it is away from the soil and away from the water, therefore it is a negative geotropic and negative hydrotropic. ये वाली चीजें हो गई लीफ के बारे में. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लीफ के पार्ट्स कितने होते हैं. बेसिकली लीफ हैज अ 3 पार्ट: लीफ बेस,
मिडल पोर्शन ऑफ लीफ एंड देन लीफ लेमिना। एक लीफ में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है लीफ बेस, ठीक है, और दूसरा पोर्शन होता है पीटियोल, और तीसरा पोर्शन होता है लीफ लेमिना का, या तो आप इसे कह लो लीफ ब्लेड। ये देखिए, लीफ हैज 3 मेन पोर्शन। दिस इज कॉल्ड लीफ base, also known as the hypopodium. Hypo stand for lower and podium stand for part of a leaf. Hypopodium is lower part of leaf. Then this is called you can say middle portion, so we called it as a mesopodium. Meso means middle, podium means part of leaf, means middle part of leaf, also known as a petiole. And this is called leaf lamina. Leaf lamina, also called leaf blade, and this is also known as epipodium. Epi above, podium upper portion. लीफ के ना 3 पार्ट्स हैं। एक है लीफ बेस, ये वाला, जिसे हम हाइपोपोडियम भी कहते हैं। हाइपोपोडियम क्योंकि नीचे है, सबसे नीचे का पोर्शन, इसके लिए इसे नाम दिया हुआ है हाइपोपोडियम। मिडिल वाले पोर्शन को नाम दिया हुआ है पीटियोल, और उसे मेसोपोडियम भी कहा हुआ है, क्योंकि मेसो का मतलब होता है मिडिल, पोडियम का मतलब होता है पार्ट ऑफ लीफ। और ऊपर वाले इसी को हम कहते हैं लीफ लेमिना या तो लीफ ब्लेड। ये वाला लीफ लेमिना या तो लीफ ब्लेड है, और उसे ही हम इपीपोडियम भी कहते हैं। इपीपोडियम मतलब ऊपर वाला ऐसा, ठीक है। तो ये लीफ है। चलिए आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, लीफ बेस। लीफ बेस also known as a hypopodium because it is a lowermost portion of leaf and it is attached to the leaf via stalk known as a petiole. Sometimes leaf develop a small structure called as a stipule. If stipule is present, then it is called as a stipulated leaf. If stipule is absent, then it is called non-stipulated leaf or sessile leaf. Non-stipulated leaf or sessile leaf. What is the function of stipule? Stipule are green in color, so they can do the photosynthesis. लीफ बेस नीचे का हिस्सा होता है, इसके लिए इसे हाइपोपोडियम भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लीफ बेस के ऊपर एक छोटे से स्टिपुल नाम के ऑर्गन भी प्रोड्यूस होते हैं। अगर स्टिपुल होते हैं लीफ बेस पे, तो ऐसे लीफ बेस को हम कहते हैं स्टिपुलेटेड लीफ, और अगर नहीं होते हैं तो इसे हम कहते हैं नॉन स्टिपुलेटेड लीफ या तो सेसाइल लीफ। स्टिपुल ग्रीन कलर के होने के कारण इनका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। सेकंड पोर्शन पे हम आते हैं पीटियोल के बारे में। तो पीटियोल क्या है? The stalk of a leaf is called as a petiole. Stalk of leaf is called petiole. The main function of petiole is to raise the leaf front of a sunlight. Sunlight अगर यहाँ से आती है और लीफ अगर वहां तक नहीं जा सकती, तो petiole उनको ऐसा बैंड कर देता है, तो ताकि लीफ सनलाइट के सामने आ जाए और फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली हो सके, लीफ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये petiole का फंक्शन होता है। Generally, every leaf contains stalk. Every leaf contains petiole or mesopodium, but sometimes leaf does not contain petiole. तो अगर लीफ में petiole अवेलेबल है तो उसे हम कहते हैं petiolated leaf, और अगर लीफ में petiole नहीं है तो उसे हम कहते हैं non petiolated leaf और ex petiolated leaf और sessile leaf. Non petiolated leaf, ex petiolated leaf और sessile leaf, और petiole है तो petiolated leaf. मेन पोर्शन है, देखिए लीफ लेमिना। लीफ के स्ट्रक्चर तो काफी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लीफ होते हैं। इसमें हम बेसिक देखते हैं। लीफ लेमिना also known as the leaf blade. It is the upper portion of the leaf, therefore it is called as a epipodium, like a middle mesopodium, you can say internal lower one hypopodium, so this must be called epipodium. Epipodium is the upper portion of a leaf, and this leaf has a main central axis. It is called as a midrib. Branches coming from midrib is called veins, and branches coming from vein is called veinlets. अब यहाँ पे देखिए, ये है लीफ, ठीक है, तो ये लीफ की ये है midrib, और उनमें से जो ब्रांचेस निकल रही हैं इनको हम कहते हैं वेन्स, और ये वेन्स में से ब्रांचेस निकल रही है, लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं दिखाई दे रही है, तो उनको हम कहते हैं, मैं देख सकता हूँ लेकिन शायद आप कैमरा में नहीं देख सकते हो। तो ये देखिए जो येलो कलर की सबसे बड़ी मेन है, इसे हम कहेंगे मिडरिब, और उनमें से ब्रांचेस जो निकल रही हैं उनको हम कहेंगे वेन्स, और वेन में से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनको हम कहते हैं वेनलेट्स।
तो वेनेशन भी इनके ऊपर ही डिपेंड होता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ इज photosynthesis to produce carbohydrate by photosynthesis. Second function of leaf transpiration. Third function of leaf guttation. सबसे मेन फंक्शन होता है फूड को प्रिपेयर करना, कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करना बाय फोटोसिंथेसिस, फिर उसके बाद ट्रांसपिरेशन करना, गटेशन करना, और लीफ है तो प्लांट हमें शेडो भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शंस हुआ, ये मतलब मेन स्ट्रक्चर हो गया लीफ के बारे में। Hello dear students, so now we are going to discuss about the venations. तो वेनेशन क्या होता है आज उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मिड-रिब वेन्स एंड वेनलेट्स इनसाइड द लीफ लेमिना इज कॉल्ड वेनेशन। पहले आप ये देख लीजिए, सी दिस इज द लीफ बेस एंड दिस इज द petiole and this one is the leaf. Okay, so inside the leaf this is mid-rib and these are veins and branches coming from the veins are called venlets. Branches coming from veins are called venlets. So what is venation? You can say arrangement of mid-rib veins and venlets inside leaf lamina is called venation. Yes, ये देखिए, ये है मिड रिब, इसे हम कहते हैं मिड रिब। अब इनको हम कहते हैं वेन्स, और वेन्स में से जो ब्रांचेस निकलते हैं उनको हम कहते हैं वेनलेट्स। तो ये देखिए, अरेंजमेंट ऑफ मिड-रिब वेन्स एंड वेनलेट्स इनसाइड लीफ लेमिना। दिस इज व्हाट, दिस इज लीफ लेमिना। इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं लीफ लेमिना। सो अरेंजमेंट ऑफ मिड-रिब, अरेंजमेंट ऑफ veins and arrangement of venlets inside the leaf lamina, this is called venation. मतलब मिड-रिब को, वेन्स को और वेनलेट्स को हमने पूरी की पूरी लीफ में किस प्रकार से अरेंज किया हुआ है उसे हम कहते हैं, हमने अरेंज किया हुआ मतलब नेचर ने अरेंज किया हुआ, किस प्रकार से अरेंज किया गया हुआ है उसे हम कहते हैं वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ मिड-रिब वेन्स एंड वेनलेट्स इनसाइड द लीफ लेमिना इज कॉल्ड एज अ वेनेशन। I'll tell you there are two type of a venation. One is a reticulate venation and second one is a parallel venation. One is the reticulate venation, second one is the parallel venation. Reticulate venation further has two category like unicostate and multicostate, and parallel venation also have further two category unicostate and multicostate. Like a reticulate unicostate, reticulate multicostate, and parallel unicostate and parallel multicostate. आइए चलिए डिटेल में देखते हैं। अब रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन means arrangement of a midrib, arrangement of a veins and arrangement of a venlets inside the leaf lamina that they forms a network like a structure. It is called reticulate venation. रेटिकुलेट वेनेशन एक ऐसा प्रकार का वेनेशन है जिसमें मिड-रिब, वेन्स और वेनलेट्स इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि ऐसे हमें लगता है कि वो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है। ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन को कैसे स्टडी किया होता है, मतलब पैरेलल वेनेशन कैसे समझते हैं हम? पैरेलल वेनेशन इज अ टाइप ऑफ वेनेशन इन विच मिड-रिब, वेन्स एंड वेनलेट्स all are moving in same direction, all are moving in same direction, all are in parallel direction, they all are along with each other. That's called as a parallel venation. Reticulate venation में क्या होता है? मिड-रिब, वेन्स और वेनलेट्स ये तीनों के तीनों एक नेटवर्क के जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, नेटवर्क के जैसे, मतलब एक साथ में नहीं देखते, एक साथ में उनकी डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन पैरेलल वेनेशन में मिड-रिब, वेन्स और वेनलेट्स ये तीनों के तीनों का अरेंजमेंट एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही होता है, इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। आप अगर ये फॉर एग्जांपल आप अगर
इसमें देखो लाइक कॉर्न, यस, मेज, या तो आप कहो बनाना, तो बनाना और मेज में आपको पैरेलल वेनेशन दिखाई देंगे, क्लियरली दिखाई देंगे, यस। अब यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट का मतलब क्या निकल के आता है? यूनिकोस्टेट मतलब देयर इज अ सिंगल मिड रिब, यस, एंड मल्टीकोस्टेट मतलब देयर आर मेनी मिड रिब्स, like this is mid rib, this one, this one, this one, there are 5 mid ribs, but in this main mid ribs is a single. Here also there is a single mid rib, but here there are many mid ribs. अब रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट का मतलब क्या होगा? एक मिड रिब है, रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट मेनी मिड रिब, पैरेलल यूनिकोस्टेट सिंगल मिड रिब एंड पैरेलल मल्टीकोस्टेट मेनी मिड रिब्स. So venation is nothing but the arrangement of midrib veins and veinlets inside the leaf lamina is called venation. Actually जनरली ऐसा कहा जाता है, वेनेशन की डेफिनेशन में मिडरिब को कंसीडर नहीं करते हैं, वो ऐसे कंसीडर करते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनसाइड द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, लेकिन मिडरिब भी कहना चाहिए. लेकिन अगर आप वेन्स और वेनलेट्स भी कहते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता. अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स inside the leaf lamina is called as a venation. What is the purpose of venation और midrib veins, इनका क्या फायदा क्या होता है? ये देखिए, water absorbed from the root is directly coming to the leaf and then it goes inside the midrib veins and veinlets. So mineral and water required by the leaf is transported via midrib. Clear everyone? And food material synthesized by the leaf, which is a glucose, yes, and turn into the starch. It is also transported from midrib, veins, veinlets, and then petiole and leaf base to the stem and root portion. Midrib, veins और veinlets का मेन काम ये होता है कि जनरली जो वाटर और मिनरल रूट से एब्सॉर्ब किया जाता है उसे लीफ तक लेके आने के बाद मिडरिब, वेन्स और वेनलेट्स तक लेके जाने के लिए ये वेसल्स ही काम में आते हैं. मतलब ये वेन्स, वेनलेट्स यही काम में आते हैं. और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो ग्लूकोज फॉर्म होता है और उसका स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो लीफ के थ्रू अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम ये वेनलेट्स, वेन्स और मिडरिब भी करते हैं. तो वेनेशन समझना काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ लीफ. तो टाइप्स ऑफ लीफ क्या होते हैं, कितने प्रकार के लीफ होते हैं, वो बेसिकली देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ लीफ. बेसिकली लीव्स आर डिवाइडेड इनटू ओनली 2 कैटेगरीज. वन इज अ simple leaf and second one is compound leaf. Now what does it mean by simple and what does it mean by compound leaf? If a leaf have only one leaf lamina, then it is called simple leaf. Like there is a single leaf lamina is available, then it is called simple leaf. And in case if there are 2 leaf are available, then it is called compound leaf. अगर सिर्फ एक ही लीफ अवेलेबल है तो उसे हम कहेंगे सिंपल लीफ. लेकिन अगर 2 या तो 2 से ज्यादा लीफ है तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड लीफ. क्लियर एवरीवन? टाइप्स ऑफ लीफ आर डिवाइडेड इनटू ओनली 2 कैटेगरी. टाइप ऑफ लीफ 2 ही कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. एक होता है सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ. सिंपल लीफ का मतलब होता है सिंगल लीफ होता है. सिंपल लीफ का मतलब होता है सिंगल लीफ ब्लेड या तो सिंगल लीफ लेमिना, इसे हम कहते हैं सिंपल लीफ. ये इसे हम क्या कहते हैं, लीफ लेमिना है तो लीफ ब्लेड. तो अगर ये सिंगल अवेलेबल है तो इसे हम कहेंगे सिंगल, इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल लीफ. लेकिन अगर ये 2 या तो 2 से ज्यादा है तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड लीफ. नाउ कंपाउंड लीफ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. लाइक फर्स्ट वन इज pinnately compound, second one is a palmately compound. One is pinnately compound and second one is a palmately compound. Now what is meant by pinnately compound? And suppose this is the main stem portion and these are the petiole and this is the one leaf, this one is the another leaf and there is एक ऊपर की लीफ तो होगी उसे हम कहेंगे टर्मिनल लीफ. So if there are 2 leaves which are located at either side, then it is called pinnately compound. Means if there are only 2 leaves are produced from one node, this is node. अगर एक नोड में से 2 ही लीफ प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम कहेंगे pinnately compound leaf. अब आप यहाँ पे देखिए. Now from this
one leaf here, one leaf is here. So from single node, many leaves are produced, then it is called palmately compound leaf. And from the single node, if two leaves are produced, then it is called pinnately compound leaf. But both are type of compound leaf. Why? Because they are having a more than one leaf lamina. Simple मतलब क्या है? अगर एक ही लीफ लेमिना है तो उसे हम कहेंगे सिंपल लीफ, लेकिन अगर एक से ज्यादा दो लीफ लेमिना है तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड लीफ, फिर कंपाउंड लीफ में भी दो प्रकार आते हैं, एक आता है पिनेटली कंपाउंड और एक आता है पाल्मेटली। पिनेटली का मतलब होता है एक नोड में से दो लीफ निकलते हैं, और पाल्मेटली का मतलब होता है एक नोड में से दो से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7 इतने लीफ निकलते हैं, तो उसे हम कहते हैं पाल्मेटली कंपाउंड। सो दिस इज बेसिक टॉपिक अबाउट टाइप्स ऑफ लीव्स। So dear student, right now we are going to discuss about types of phyllotaxy. अब हम phyllotaxy डिस्कस कर रहे हैं। तो phyllotaxy का मतलब क्या होता है? Yes, phyllo का मतलब होता है लीफ और taxy का मतलब होता है अरेंजमेंट। phyllotaxy means arrangement of leaf. तो phyllotaxy की डेफिनेशन क्या है? Phyllotaxy is nothing but the arrangement of leaf on a main axis or branch of a plant is called phyllotaxy. phyllotaxy का मतलब होता है प्लांट के ब्रांच पे या तो प्लांट के मेन एक्सिस पे या तो प्लांट के मेन स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट, तो उसे हम कहते हैं फाइलोटेक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द मेन एक्सिस ऑफ प्लांट और ब्रांच ऑफ प्लांट, इट इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ प्लांट और ब्रांच ऑफ अ स्टेम, इट इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी। There are three kind of phyllotaxy. One is alternate phyllotaxy, second one is opposite phyllotaxy, and third one is wall phyllotaxy. अब क्या डिफरेंस है तीनों में ये देखिए। फर्स्ट वन alternate phyllotaxy. Alternate is a type of phyllotaxy in which leaf are arranged into alternate pattern, like first leaf in a left side. अब आप कैसे बैठे हो राइट, आपके साइड राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है वो छोड़िए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लीफ ऑन फ्रॉम फर्स्ट नोड इन लेफ्ट साइड, next leaf from the next node in right side, next leaf from the next node in left side, next leaf from the next node in a right side. So right left right left right left, this kind of a arrangement is called alternate phyllotaxy. Alternate phyllotaxy. Yes. Second one opposite phyllotaxy. आप समझ ही गए होंगे एक opposite का मतलब क्या होगा। लाइक अल्टरनेट फाइलोटेक्सी में क्या होता है, एक लीफ फर्स्ट नोड से लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस होती है, नेक्स्ट लीफ नेक्स्ट नोड से राइट साइड में प्रोड्यूस होती है, फिर थर्ड लीफ नेक्स्ट नोड से लेफ्ट में प्रोड्यूस होती है, फोर्थ लीफ नेक्स्ट नोड से राइट में प्रोड्यूस होती है। तो मतलब ऐसे लेफ्ट राइट अल्टरनेट में होता है। अपोजिट में लीफ सामने सामने अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उनको हम कहते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी। अब इसमें भी दो प्रकार हैं, एक होता है अपोजिट डिक्कसेट और दूसरा होता है अपोजिट सुपरपोज। अब अपोजिट डिक्कसेट क्या है? अपोजिट डिक्कसेट इज अ टाइप ऑफ अ फाइलोटेक्सी। अपोजिट डिक्कसेट इज अ टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी इन विच two leaf are produced from one node in a east west and next two leaf are produced from next node in a north and south. Next two leaf are again produced in a north and east and west, and next two leaf are produced from next node in a north and south. So likewise चार डायरेक्शन में से दो डायरेक्शन में पहले लीफ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेक्स्ट लीफ होते हैं, तो इसे हम कहते हैं अपोजिट डिक्कसेट। और ये अपोजिट सुपरपोज मतलब सबसे सिंपल वाला, like two leaf are produced from same node in a right left, next two leaf are produced from same next node in a right and left, and next two leaf are produced from next node in a left right, you can say right left. This is opposite superpose. In wall phyllotaxy means more than two leaves are produced from same node, more than two leaves are produced from same node in a you can say improper or unparalleled direction. This is called wall phyllotaxy. All these are the type of arrangement of a leaf called phyllotaxy. So guys, now I am going to explain you modification of leaf. So leaf can also undergo modification, like a root undergo modification, stem undergo modification, leaf can also undergo modification. Let's talk about modification. So leaf can undergo this four kind of modification. First one is the leaf spine, second one is the leaf tendril, then leaf hook, and third one is the phylloid.
लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट लीफ स्पाइन. लीफ स्पाइन क्या है? In some cases, like some desert plant, leaf converted into the thin pointed spine-like structure just to reduce the size of a leaf to check the rate of a transpiration. कुछ डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, लीफ में से वाटर ज्यादा इवोपरेट ना हो, ट्रांसपायरेशन का रेट कम करने के लिए लीफ की साइज को छोटा पॉइंटेड थीन और स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं लीफ स्पाइन. और ये एक प्रकार की लीफ मॉडिफिकेशन है सिर्फ उन्हीं प्लांट में जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जिनके अंदर वाटर की डिफिशियंसी रहती है हमेशा. सेकंड वन, लीफ टेंड्रिल. व्हाट आर लीफ टेंड्रिल? Leaf tendril is a thin coil wire-like structure modification of a leaf, and it is found in some plant which are having a delicate stem. Which are having some delicate stem. Leaf tendril ये एक लीफ का मॉडिफिकेशन है जिसमें लीफ थीन कोयली वायर जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये उन्हीं प्लांट में पाई जाती है जिनके प्लांट में स्टेम काफी वीक होते हैं. तो ऐसे स्टेम को सपोर्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए लीफ टेंड्रिल ये लीफ का मॉडिफिकेशन है. थर्ड वन, लीफ हुक. आपने कैट स्नेल सुना होगा. कैट स्नेल बिग्नोया इग्निस प्लांट होता है, बिग्नोया इग्निस, जिसे हम कैट स्नेल भी कहते हैं. 2013 में नीट में पूछा गया था. बिग्नोया इग्निस या तो आप कैट स्नेल कह लो. ये एक लीफ मॉडिफिकेशन है जिसमें लीफ ऐसे कोई सर्कल की जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये क्लाइंब करने के लिए मदद करते हैं. Therefore it is also called as a cat snail. Phylloid. अब phylloid का मतलब क्या होता है? In some cases, like a stalk of a leaf is called as a petiole. तो कुछ केसेस में ऐसे होता है कि petiole काफी बड़े हो जाते हैं साइज में, गर्थ में बड़े हो जाते हैं, और वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस करना लग जाते हैं. तो ऐसे लीफ की ऐसी मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं फाइलोइड. लीफ फाइलोइड या तो फाइलोइड कह लो. So it is a modification of actually petiole, stalk of leaf, and perform like a process called photosynthesis because it becomes totally fleshy and totally green in color. This is modification of leaf. So dear student, I am going to explain you inflorescence and its type. सबसे पहले अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको सिंगल फ्लावर पसंद है या बंच ऑफ फ्लावर, तो आप क्या कहोगे? मोस्ट प्रोबेबली लोगों को बंच ऑफ फ्लावर, मतलब काफ़ी सारे फ्लावर जो एक साथ में होते हैं ना, वो अच्छा लगता है, ठीक है, कंपेयर टू सिंगल फ्लावर. और अगर हम पोलिनेशन से बायोलॉजिकली भी अगर देखें तो एक फ्लावर हो तो एक फ्लावर शायद 1 या 2 5 इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. लेकिन अगर एक प्लांट के ऊपर, एक ब्रांच के ऊपर काफ़ी सारे फ्लावर एक साथ में आते हैं तो ऑब्वियसली वो काफ़ी सारे पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करेंगे. यस, I'm going to explain you what is inflorescence, but before that I would like to tell you, just imagine that suppose you have a single flower, or in another hand you have a bunch of a flower, bouquet of flower. So obviously bouquet of flower, bunch of flower will be more attractive compared to the single flower. Even though if you talk about biologically about pollination, so single flower can attract few number of pollinating agent, but bunch of flower may attract many pollinating agent. So bunch of flower is always more attractive as compared to the single flower. So let's begin with the inflorescence and its type in detail. So this is the single flower on the branch. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है. ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन समझ लीजिए. इन्फ्लोरेसेंस इज नथिंग बट mode of arrangement of a flower on a main axis or peduncle. Stalk of flower is called peduncle, like a stalk of a leaf is called you can say stalk of leaf is called petiole. Same way stalk of flower is called peduncle. So how flowers are arranged on the stalk, or how flowers are arranged on the main axis or branch, this arrangement of flower is called as a inflorescence. Yes, मतलब फ्लावर मेन एक्सिस पे या तो उनके पेडंकल पे या तो उनके ब्रांच पे कैसे अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट को कहा गया है, उस अरेंजमेंट की टेक्निक को कहा गया है इन्फ्लोरेसेंस. मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन एक्सिस और यू कैन से पेडंकल, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. लेट्स स्टार्ट. नाउ व्हेन द फ्लावर इज सिंगल ऑन द ब्रांच or on a peduncle, then it is called as a single flower or simple flower. When a flower is present on single on the branch, it is called simple flower or single flower. But when the flower is present in the bunch, then it is called as a inflorescence. अगर flower single है तो उसे हम क्या कहेंगे, simple flower.
या तो सिंगल फ्लावर, लेकिन अगर फ्लावर बंच में है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनफ्लोरेसेंस। आई बात समझ में क्लियरली? When the flower is single on the branch or peduncle, it is called simple flower or single flower. But when the flower is in bunch, then it is called as a inflorescence. Now, there are basically two type of inflorescence. One is a racemose inflorescence, and second one is cymose inflorescence. Racemose inflorescence, cymose inflorescence. First, I will tell you about racemose inflorescence. See, racemose inflorescence is a type of inflorescence. Racemose is a type of inflorescence in which there is a acropetal succession of a flower. It means young flowers are located at the top and old flowers are located at the bottom. Young flowers are located at the top and old flowers are located at the bottom. You can see young flowers are bud and old flowers are opened flower. Yes. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा टाइप इन्फ्लोरेसेंस का है जिसमें एक्रोपेटल सक्सेशन होती है फ्लावर की अरेंजमेंट। मतलब जो यंग फ्लावर होते हैं, जो भी जिन्हें हम बेसिकली कलियां कहते हैं या तो बर्ड्स कहते हैं, तो वो ऊपर होते हैं और ओल्ड फ्लावर जो ऑलरेडी ओपन होते हैं वो नीचे होते हैं। तो यंग फ्लावर ऊपर होते हैं और ओल्ड फ्लावर नीचे होते हैं, इसे हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन मींस यंग फ्लावर्स आर एट द टॉप एंड ओल्ड फ्लावर्स आर एट द बॉटम। ये एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब होता है यंग फ्लावर्स ऊपर होंगे और ओल्ड फ्लावर नीचे होंगे, इसे हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इनडिफाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस। इसका मतलब क्या होता है, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है उस प्लांट की ब्रांच कभी भी स्टॉप नहीं होती, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें जो टर्मिनल बर्ड है वो फ्लावर में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। अगर ये टर्मिनल बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपको यहां दिख रहा है साइमोस में, तो टर्मिनल बर्ड पे अगर फ्लावर आ जाता है तो उसकी हाइट है ना वहां पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर टर्मिनल बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब टर्मिनल बर्ड में से फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसकी हाइट कभी नहीं रुकेगी, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और इसके लिए रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम इनडिफाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। अब आते हैं cymose inflorescence की तरफ। Cymose inflorescence is a type of inflorescence which shows basipetal succession. Basi means base. Yes, base पे कौन है, नीचे कौन है, young flower. So when young flowers are located at the bottom and old flowers are located at the top. When young flowers are located at the bottom and old flowers are located at the top. Such type of inflorescence is called cymose inflorescence. Yes, and this type of inflorescence is also known as a definite inflorescence. Why it is? Just because terminal bud is converted into the flower. Here you can see terminal bud is not turned into flower, so it's indefinite and growth will continue. But here terminal bud is converted into flower, so growth will be definite. Clear everyone? So I hope so, there is no doubt. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसके अंदर बेसिपिटल सक्सेशन होता है। मतलब ओल्ड फ्लावर्स जो है वो ऊपर की तरफ है और यंग फ्लावर नीचे की तरफ है। और ये डिफाइनाइट इन्फ्लोरेसेंस होते हैं क्योंकि इनका जो टर्मिनल बर्ड है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, मतलब इनकी अब हाइट आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ फ्लावर का। आप मुझे बताइए कि एक्रोपेटल सक्सेशन या तो बेसिपिटल मतलब रेसिमोस या साइमोस है। ये देखिए, अब इस डायग्राम को हम नोटिस कीजिए, पूरा का पूरा देख लीजिए। आपको देखिए यहाँ पे ओपन फ्लावर दिख रहे हैं, ठीक है, ओपन फ्लावर दिख रहे हैं। और ये जो बंद फ्लावर है मतलब ये क्या है, यंग फ्लावर है। और ये जो ओपन फ्लावर है ये मतलब ओल्ड फ्लावर है। तो यंग फ्लावर ऊपर है और ओल्ड फ्लावर नीचे है, तो ऐसा कौन सा सक्सेशन होता है, इसे हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रो मतलब टॉप, एक्रोपेटल सक्सेशन मतलब यंग फ्लावर्स आर एट द टॉप एंड ओल्ड फ्लावर्स आर एट द बॉटम। सी, young flowers are at the top and old flowers are at the bottom. This is called acropetal succession and this one is called racemose inflorescence. Clear? Thank you.